और मैंने प्रस्ताव को पारित मान लिया। 67 में से 35 लोग पहले लिख कर देते हैं, सदन के दौरान मत विभाजन मांगते हैं और सदन के पश्चात एकदम फिर लिख कर देते हैं कि हमने खिलाफ वोट डाला है और अप्रोप्रिएशन बिल जो बजट होता है वो विफल हो गया है। और संविधान में लिखा है कि जब बजट और अप्रोप्रिएशन बिल फेल हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है और एकमात्र उदाहरण है कि एक फेल्ड बिल को पारित घोषित कर दिया जाए और बिना वोट लिए पारित कर दिया जाए। और उसकी एविडेंस बड़ी स्पष्ट है, ओवरवेलमिंग है कि विभाजन सदन से पहले लिख कर देना, सदन के दौरान मांग करना, वीडियो वो दिखलाता है, असेंबली की प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है और उसके बाद लिख कर देना कि हमने वोट खिलाफ दिया है। और जब 35 लोग 67 में से कह रहे हैं कि हमने वोट खिलाफ दिया है तो पहला संविधान का उल्लंघन यह हुआ कि संविधान की धारणा यह है कि शासन बहुमत से चलता है, कानून बहुमत से बनता है, बजट बहुमत से पास होता है। बहुमत को अल्पमत कर देना और अल्पमत को बहुमत कह देना और फेल्ड बिल को पारित मान लेना, यह आजाद हिंदुस्तान में संविधान के दौरान पहला इंसिडेंट है। 18 तारीख का यह वाकयात अपने आप में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। संविधान इसकी कल्पना नहीं करता कि फेल्ड बिल को पास मान लिया जाए और 18 तारीख के बाद से जो सरकार चली है वो अपने आप में गैर संवैधानिक है। इसके आधार पर एक दूसरा संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और वो सबसे बड़ा संवैधानिक संकट है जो आज भी बरकरार है। अगर 18 तारीख को अप्रोप्रिएशन बिल फेल हो गया तो 1 अप्रैल से किसी सरकारी खर्चे की अनुमति नहीं है। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अंडरटेकन आफ्टर द 1 अप्रैल। और कोई सरकारी खर्च, किसी को वेतन नहीं मिल सकता, किसी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर सकते, कोई सरकारी दफ्तर कार्यालय पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल जिसके आधार पर सरकारी खर्चा होता है वो बिल अपने आप में फेल हो चुका है। राज्यपाल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देयर आर सीरियस डाउट्स कि 18 तारीख की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। ये आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई प्रांत हो जहां बजट पास ना हुआ हो, जहां अप्रोप्रिएशन बिल पारित ना हुआ हो और अप्रोप्रिएशन बिल के भविष्य को लेकर एक बड़ा भारी संकट हो और बहुमत यह कह रहा हो कि हमने उस बिल को फेल किया है। तो इसलिए उस परिस्थिति में धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। विफल बिल के बाद और अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए क्योंकि विफल बिल था। ये दूसरा राजनीतिक संकट है। तीसरा संवैधानिक संकट ये है कि राज्यपाल जी के बार बार आग्रह करने के बाद कि विधानसभा तुरंत बुलाओ और अपना बहुमत सिद्ध करो, और यहां तक राज्यपाल जी ने कहा कि 2 या 3 दिन में बनाओ। मुख्यमंत्री का आग्रह था कि मैं 28 को बुलाऊंगा और 28 तक का अवधि काल इसका प्रयोग करूंगा अल्योरमेंट के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। इसके 3 प्रमुख वाक्यात हैं। पहला ये कि एक बीजेपी का सदस्य जो 18 तारीख को एब्सेंट रहा, जिसने विप डिफाई किया,
उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन जाती है। उस डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पे सुनवाई तक नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, नोटिस नहीं होता, और मुख्यमंत्री जी उस बीजेपी के बागी सदस्य को सरकारी पद दे देते हैं एक बोर्ड का, उसको अल्योर करने के लिए। संविधान का जो 10वां अध्याय है, 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन कानून है, जिसमें उसका डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से प्रयोग होता है कि एक सेट ऑफ रिबेल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, दूसरे सेट ऑफ रिबेल के खिलाफ नहीं होगी। संविधान इसकी कल्पना नहीं करता कि दो सेट ऑफ रिबेल्स को अलग अलग मापदंड के ऊपर नापा जाए और उसके बाद ये पहला उदाहरण है स्वतंत्र हिंदुस्तान में कि जिसमें कोई एविडेंस आई हो कि अपने मुंह से मुख्यमंत्री जी हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हो, पद देकर या पैसा देकर। और इसकी जो ओवरवेलमिंग एविडेंस है, ये तो अपने आप में केवल संवैधानिक अपराध नहीं है, वैसे भी अपराध है। जो व्यक्ति उनसे बात करने गया, वो स्थान सरकारी हैंगर जो सरकार के अधीन था, राज्य सरकार के, उसका चयन मुख्यमंत्री जी ने किया। उस व्यक्ति को वहां बुलाने के लिए उसके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की और फिर उसके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कितने पद और कितना पैसा। इसके आधार पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप बहुत लगे हैं। यह पहली बार है कि हार्ड एविडेंस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग कभी अपने आप में सामने आई हो। तो इसलिए धारा 356 की कल्पना है कि सरकार जो है राज्य की, उसका प्रशासन संविधान के अनुकूल नहीं चल सकता। तो क्या यह संविधान के अनुकूल है कि इन स्पीकर महोदय के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में फेल्ड बिल को पारित मान लिया जाए? 18 तारीख को फेल्ड बिल के बाद सरकार को इस्तीफा देना था, उसकी कंटिन्यूएशन अपने आप में इलीगल थी। उसके बाद उस अवधि शीघ्र असेंबली 2 या 3 दिन में बुलाने के स्थान पर लंबे अवधि काल में बुलाओ। हाउस का कंपोजिशन बदलने की कोशिश करो। 10th शेड्यूल का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करो और एल्योरमेंट और हॉर्स ट्रेडिंग अपने आप में करिए। इन सारे तथ्यों के ऊपर मंत्रिपरिषद ने जो विचार किया है, केवल उपयुक्त नहीं था, संवैधानिक था और वक्त की आवश्यकता थी कि उत्तराखंड में इस प्रकार के अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से सरकार न चल पाए, जो कि अपना बहुमत खो चुकी है। Last night the meeting of the cabinet was held under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. All relevant facts were considered and the cabinet recommended to the Honorable President that the Assembly of Uttarakhand be placed under animated suspension and that the exercise of power under Article 356 takes place. There were cogent, relevant and extremely important grounds on which the cabinet has come to this conclusion. The first and the foremost is what happened on the 18th of March in the assembly itself. 35 out of the 67 voting members, the 68th being the speaker, had given advance noting in writing that they wanted to press for division. This is further evidenced by the video. This is evidenced by the minutes of the assembly that a division was asked, not granted. And even though 35 members
opposed the appropriation bill, that is the budget. The Speaker wrongly declared it to be passed. This is the first instance in independent India that a failed bill and a failed financial business has been declared to be approved. 35 members thereafter met the governor and gave in writing that they have voted against the bill. The bill can't be taken as passed. The report of the governor itself suggests that there are serious doubts whether the bill was passed or not. And as of today, the appropriation bill has not been assented to, has not been passed. Now, this leads us to the second important constitutional crisis, that if there is no appropriation bill approved today, in accordance with the Constitution, no expenditure can be undertaken from the 1st of April onwards. And therefore, it is necessary under Article 357 for the centre to now make fresh arrangements with regard to the approval of the appropriation. The governor repeatedly asked the chief minister to call the assembly session within 2 to 3 days to prove his majority. The chief minister deliberately prolonged it so that he could use it for allurement, for horse trading, and for changing the composition of the house. And all three are evidenced. One rebel member of the BJP who abstained on the 18th has been offered the vice chairmanship of a government board and so appointed. Even though there is a disqualification petition against him, action has not been taken. So there is a discriminatory practice of how the anti-defection petitions are to be treated against one set of people as against the other set of people. It is already in public domain that efforts were being made to change the composition of the House. But dehors that, the Chief Minister himself, for the first time you have evidence, there have been allegations in the past, but this is now supported by hard evidence that he is offering both positions and monies to MLAs to support him. Horse trading itself is a good ground that governance of a state cannot be carried on in accordance with the Constitution. So as of today, the Chief Minister did not enjoy the majority. He had lost the majority on the 18th. The continuation of the government thereafter is unconstitutional. There is no appropriation, which will plunge the state into a constitutional crisis from the 1st of April onwards, because there is no budget of the state which has been approved on the 18th. It has not been assented to as yet, and therefore special arrangements have to be made. And to procure a majority in the future, allurements, change of composition, discriminatory implementation of the 10th schedule, and finally bribery and horse trading. These are all factors among several other factors which have been taken into consideration, and we believe that these are very good grounds on which the Council of Ministers, the Cabinet, came to a conclusion that good grounds exist for recommending to the Honourable President the imposition of the central rule and the animated suspension. सर, पहले आप लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते थे और कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। देखिए, हत्या तो 18 तारीख को हुई कि जब अल्पमत को बहुमत कह दिया और बहुमत को अल्पमत कह दिया और गिनती करने से अधिकार, और 18 तारीख से लेकर आज तक हर रोज कई बार लोकतंत्र को कुचला जा रहा है उत्तराखंड में। इसको वो नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? लोकतंत्र की ये कल्पना है कि एक राज्य बिना बहुमत के सरकार चलाए? देखिए, so far the assembly has only been put under animated suspension. Finance Minister Arun Jaitley addressing the media on the imposition of President's rule in Uttarakhand. He said the government of Uttarakhand was murdering provisions of the constitution every day. He also added that perhaps the first and the only example in independent India when a failed bill was passed in the assembly without proper vote. We already informed you that
President's rule has been imposed in Uttarakhand and the State Assembly has been kept in suspended animation. Here we are heading for a short commercial break. We'll be back in a short while. Keep watching DD News.